हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 24-25। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं एंड कमेंट करके बताइए कैसा गया एग्ज़ाम। तो इसका सलूशन करेंगे हम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो देखिए क्लास 10th का मैथ्स का स्टैंडर्ड का ये एग्ज़ाम है मिड टर्म। तो कैसा गया एग्ज़ाम कमेंट करके बताइए। डिफ़िकल्ट था, इजी था? तो ये इसके सेक्शन 1 के क्वेश्चंस है। तो देखिए सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट वैल्यू विच। तो मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन की डेफिनेशन एक तरह से मीडियन कहते हैं किसे है। तो मीडियन उससे कहते हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर हो। देखो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो अकर होता है ऑब्जर्वेशन उसको तो मॉड कहते हैं। ये तो मॉड का है ना, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो अकर होता है उसे क्या कहते हैं? मॉड। तो ये तो है नहीं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी नहीं होता मीडियन। एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन भी नहीं होता क्योंकि वो तो मीन होता है ना। ये एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? मीन होता है आपका। एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली अगर ये मॉड होता है। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन मिडिल वैल्यू होती है। मीडियन क्या होती है? मिडिल वैल्यू। यानी मिडिल वैल्यू क्या करेगी? पूरे ऑब्जर्वेशन या डिस्ट्रीब्यूशंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो मीडियन क्या है? जो डिवाइड करेगी डिस्ट्रीब्यूशन को टू इक्वल पार्ट्स में, तो उसे हम मीडियन कहेंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो किस किस बच्चे ने ऑप्शन डी पे टिक लगाया कमेंट करके बताना। तो फर्स्ट का आंसर है आपका डी। मीडियन किसे कहेंगे? जो डिवाइड करे डिस्ट्रीब्यूशन को टू इक्वल पार्ट्स में, या जो मिडिल वैल्यू होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। ठीक है। तो मिडिल वैल्यू को हम क्या कहेंगे? मीडियन, या जो डिस्ट्रीब्यूशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करे, ऑप्शन डी। तो ये जो एग्ज़ाम है हुआ है आपका, वो अच्छी तरह से प्रिपेयर भी कर लेना। क्योंकि अभी आपके प्री बोर्ड और फाइनल एग्ज़ाम भी होंगे, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम। तो आपको जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं वो भी इसमें समझ आ जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जिसका ये एग्ज़ाम है वो तो अपने आंसर चेक करो, और जिनकी अभी होने बाकी है उनको ये अच्छी तरह से समझना भी है, आना भी चाहिए। तो इसलिए इसके कंसेप्ट भी समझ लेना। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस से आपको 4/5 गिवन है एंड 10 ही निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक तो ट्राइंगल वाला तरीका होता है, कॉस से 4/5 है और फिर 10 हम ट्राइंगल बनाते हैं और तीसरी साइड निकालते हैं और फिर 10 को परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके कर लेते हैं। तो वो वाला तरीका तो सबको आता ही होगा, नहीं तो मेरी इससे प्रीवियस वाली वीडियो में देख लेना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उस तरीके से करा दिए। अभी फिलहाल में कॉस से दिया है और 10 ही निकालना है। तो मेरे को आइडेंटिटी से भी तो निकल सकते हैं, क्योंकि कॉस और 10 में तो वैसे कोई रिलेशन नहीं है, बट कॉस का उल्टा जो सेक होता है उसका
तो चलिए देखिए क्वेश्चन सेकंड में cos ए 4/5 है एंड tan ए आपको फाइंड करना था। तो cos ए 4/5 है तो sec के क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 5/4। cos का रेसिप्रोकल होता है ना sec, तो ये 4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगा रेसिप्रोकल करके। अब sec और tan में एक आइडेंटिटी आपको पढ़ी होगी आपने, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, ये पढ़ रखी है ना। तो इसलिए हमने इसे बिना ट्रायंगल के भी कर लिया। जब भी आपका क्वेश्चन में ना साइन हो, cos निकालना हो या sec हो, tan निकालना हो, तो आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो बिना ट्रायंगल की हेल्प से। तो ट्रायंगल वाला तरीका तो आई होप मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में करा रखा है, तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे sec के 5/4, तो tan ए निकालने के लिए क्या करूँ, देखो tan ए यहाँ से tan यहाँ चला गया तो sec स्क्वायर -1 और स्क्वायर है तो हटेगा तो रूट लगेगा, तो ये tan ए sec की टर्म में ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो sec की वैल्यू कितनी दी है 5/4 और उस पर स्क्वायर भी लगा तो इस पर भी स्क्वायर लगाओ, माइनस का 1 एंड 5/4 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, तो 25/16 -1। अब आपको इसका एलसीएम लेना 16 आएगा। जब इसके नीचे तो कुछ नहीं है एलसीएम में, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो ये जब ये 16 आए तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर, तो ये 9/16 हो जाएगा। और फिर √9 कितना होता है 3 और √16 कितना होता है 4, तो ये 3/4। अब आंसर वैसे तो प्लस माइनस दोनों में भी आ सकता है, बट आपके जो सिलेबस है उसमें हम 10 को पॉजिटिव ही लेंगे, तो इसलिए प्लस का 3/4 आंसर है इसका। तो प्लस का 3/4 इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो किस किस बच्चे का आंसर ऑप्शन बी आया है कमेंट करके बताना। ऑप्शन बी इसका आंसर है 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन। गिवन दैट साइन अल्फा हाफ है, कॉस बीटा हाफ है, फाइंड अल्फा प्लस बीटा। सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में से ही आए। प्लेलिस्ट मैंने कहा था अच्छी तरह से कर लेना। इवन जो प्री बोर्ड एग्जाम होंगे या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें भी 4 to 5 क्वेश्चन पेपर अगर आप प्लेलिस्ट से कर लेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में से ही आए, PYQs में से ही आए हैं और कंसेप्ट मैंने बहुत डिटेल में समझाए हैं। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और इसके बाकी के जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी आपको अवेलेबल हो जाए। और शेयर भी करना, लाइक भी करना, कम से कम 1000 लाइक करने हैं आपको। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो साइन अल्फा हाफ कॉस बीटा हाफ कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी सिखा रखा था। अगर ये साइन अल्फा हाफ है, देखो यहाँ साइन और ये नंबर है, तो आपको अगर ये अल्फ़ा निकालना है, क्योंकि मुझे अल्फ़ा बीटा चाहिए, तो अल्फ़ा और बीटा निकालना ना। तो अल्फ़ा चाहिए तो मेरे को ये साइन अल्फ़ा है तो इसको भी साइन में बदलना, इस नंबर को भी आपको साइन में बदलना है। तो हाफ की जगह sin 30 लिख दो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना होता है। हाफ कितना होता है, हाफ को साइन में चेंज करने का मतलब हाफ को sin 30 लिख सकते हो। अब ये साइन हट गया तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा 30। तो अल्फ़ा हाफ नहीं है, कहीं यहाँ पे अल्फ़ा सोचो हाफ है, नहीं गलत, ये साइन अल्फ़ा है जबकि ये नंबर है। तो इस नंबर को पहले साइन में लेके आओ और फिर अल्फ़ा को इस ये साइन अल्फ़ा sin 30, तो साइन से साइन हटा, अल्फ़ा कितना आ गया 30। ठीक है, सेम ऐसे कॉस बीटा आपको हाफ दिया है, तो यहाँ कॉस है तो इसे भी इस नंबर को भी कॉस में बदलो, तो ये कॉस 60 होता है। हाफ कब होता है कॉस 60, तो कॉस से कॉस हटा, बीटा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब अल्फ़ा बीटा आ गया आपका, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकल जाएगा। तो अल्फ़ा कितना है 30, बीटा कितना है 60, तो 90 डिग्री इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। किस किस बच्चे का आंसर ऑप्शन डी आया किस, तो कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाकी वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को। अब प्री बोर्ड भी आने वाले तो उसकी प्रैक्टिस भी करनी है अच्छी तरीके से, एंड उसके बाद तो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम होंगे ही। तो चैनल से जुड़ सकते हैं आप जो नए बच्चे हैं। कंसेप्ट के साथ होंगे सारे क्वेश्चंस, डिटेल सोल्यूशन होंगे, ताकि आपको कुछ भी क्वेश्चन चेंज होके आ गए तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाए। तो क्वेश्चन 4 देखेंगे, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है x² m + 3x + n - 5। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है 4, -4 और -5। अब ये इतना मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको जीरोस का मतलब बताया, तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना। तो या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो वन शॉट है उसको भी चेक कर लेना, लिंक चाहे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वन शॉट की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसको भी आप चेक कर लेना। तो -4 -5 इसके ज़ीरोज़ है, ये पॉलिनोमियल है
तो आपको इसके एम एन एन को निकालना है। तो देखो एम एन कहाँ यहाँ पे गई। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो और जीरोस की बात हो रही हो तो आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से पहले ए बी सी निकाल लिया करो। तो ए बी सी कैसे निकलता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो इससे एक्स स्क्वायर के साथ जो है ए है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए 1 है। बी एक्स के साथ होता है, एक्स के साथ क्या है m+3 है, तो बी आपका m+3 है। एंड सी आपका n-5 कॉन्स्टेंट है ना, जिसके साथ कुछ भी ना हो, एक्स भी ना हो एक्स स्क्वायर भी ना हो, तो ये है वो। तो सी आ गया। तो जब भी आपको कोई भी पॉलिनॉमियल दिया तो आप पहले ए बी सी निकाल लो, फिर जीरोस का सम का फॉर्मूला लगाओ और प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब जीरोस मतलब अल्फ़ा बीटा का सम माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस ये फॉर्मूले का और ये बी है आपका m+3 और अपॉन में ए कितना है 1। ठीक है, अब आपको ज़ीरो तो दे रखे थे ना क्वेश्चन में, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा -4 है और बीटा प्लस है और फिर ये -5 है, तो ये प्लस और फिर ये माइनस, तो यानी कि ये -4 -5 हो जाएगा, तो ये -9 हो जाएगा और ये माइनस का माइनस कट जाएगा। तो m+3 9 हो गया, m+3 9 हो गया। तो m की वैल्यू देखो 9 - 3 6 आ जाएगी। तो किस किस बच्चे के आंसर 6 आया, m का, m की वैल्यू 6 आई है। फिर ऐसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अब c/a का मतलब c क्या है आपका n-5 और a क्या है 1, और ये प्रोडक्ट निकाल के देखो, जीरो से आपको गिवन थे -4 और -5, तो ये मैंने प्रोडक्ट किया तो 20 प्लस का आएगा ना, 2 माइनस है तो 20 आ गया। तो ये n-5 20 के बराबर हो गया। तो n-5 20 है तो n की वैल्यू -5 वहाँ जाके प्लस हो गया 25 आ जाएगी। तो m 6 है और n 25 है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। कौन सा है, m 6 आना चाहिए, n 25, ऑप्शन ए आंसर है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए पे टिक किया क्वेश्चन 4 का, वो कमेंट करके बताएंगे। तो m 6 है और n 25 है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो कम से कम। तो चलिए, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अगर कोई इंटीजर m है तो इवन इंटीजर किस फॉर्म में होता है, ये तो आप सबको पता होगा। इवन इंटीजर आपका 2m होता है। अगर इंटीजर m है तो उसको इवन अगर शो करना है तो उसके लिए 2m लिखना पड़ता है। और अगर ऑड होता तो फिर आप 2m+1 करोगे। ऑड के लिए होता है 2m+1, बट इवन बोला है तो इसलिए आंसर 2m है, सी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है 2m, क्वेश्चन 5 का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट होंगे, सिमिलर या कॉन्ग्रेंट होंगे या इक्वल होंगे। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रेंट तो तब होंगे जब सर्कल की रेडियस सेम होती है। कॉन्ग्रेंसी का मतलब होता है शेप भी एक जैसी हो और साइज़ भी एक जैसा हो। तो साइज़ का मतलब तो सर्कल की रेडियस भी इक्वल होनी चाहिए थी। तो यहाँ ऐसा तो नहीं बोला कि इक्वल रेडियस के सर्कल तब वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, बट इक्वल सर्कल नहीं बोला, ऑल सर्कल बोला, तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रेंट होने के लिए शेप के साथ साथ साइज़ भी होना इक्वल होना ज़रूरी है, और साइज़ का मतलब रेडियस से है। ठीक है, सिमिलर का मतलब सिर्फ शेप से होता है, तो सारे सर्कल की शेप तो एक जैसी होती है, तो क्योंकि शेप सबकी सारे सर्कल की सेम होती है इसलिए ये सिमिलर आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी इसका आंसर है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी पर टिक किया कमेंट करके बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल रेडियाई r1 r2 इक्वल है एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, तो इसका जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो ये रिजल्ट मैंने याद भी करवाया था आपको शॉर्ट ट्रिक से, बाकी आपको याद भी रखना आगे कभी आया तो देखो, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो दो सर्कल्स के एरिया का सम है। तो मैं पहले फॉर्मूला बना देती हूँ। एरिया ऑफ सर्कल दो एरियाज़ के सर्कल के प्लस उनके सम के बराबर है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब एरिया क्या होता है, अगर कौन सा सर्कल है जिसका एरिया इनके सर्कल के एरिया के इक्वल है, तो वो वाला जो सर्कल जिसकी जो इक्वल है वो r रेडियस, और जो छोटे छोटे सर्कल है वो r1 r2 है। तो ये जो है ये वाला r है जिसका इन दोनों के सम के बराबर है, इसकी रेडियस तो r है और इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है। तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो, बस रेडियस चेंज कर लेना, ये πr² हो जाएगा, ये πr1², ये πr2²। अब देखो पाई यहाँ है इंटू में, तो यहाँ तो इंटू में नहीं है पाई, तो पहले कॉमन ले लो पाई। अब अंदर इसमें से r1² बचेगा और इसमें से r2² बचेगा और प्लस है। अब ये पाई से पाई आप काट सकते हो क्योंकि इंटू में आ गया। तो r² r1² प्लस r2²। तो जब भी आपको बोले कि एरिया दो सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है तो ये कंडीशन आ जाती है। r का स्क्वायर बड़े वाले का r
छोटे वाले के रेडियस के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन ऑप्शन बी में दी हुई है, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर है। इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। R1 R2 का स्क्वायर आर स्क्वायर का इक्वल है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट। सारे क्वेश्चन कराए हुए आए प्लेलिस्ट में से। अगर आप 3 to 4 अच्छी तरह से प्लेलिस्ट के क्वेश्चन पेपर करके चले जाओगे ना, चले जाते, तो आपका सारा क्वेश्चन पेपर वहीं से आया हुआ है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ प्लेलिस्ट को ज़रूर करो। प्री बोर्ड के लिए भी कर लेना, फाइनल CBSE बोर्ड की भी बनी हुई है, मिड टर्म की भी बनी हुई है, तो आप चेक कर लेना एंड करके जाना उसे अच्छी तरह से, अगर प्री बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो आप। अब नेक्स्ट तो प्री बोर्ड की प्रिपरेशन होगी ना। क्वेश्चन नंबर 8, द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कराया हुआ क्वेश्चन है पहले भी। कंपोजिट नंबर सबसे छोटा 4 होता है। कंपोजिट जो अपने अलावा और टेबल्स में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो 1 तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 तो कुछ भी नहीं होता। 2 आपका प्राइम नंबर होता है, 3 भी आपका प्राइम नंबर होता है, 4 कंपोजिट होता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। उसके बाद 6 आएगा, 5 तो प्राइम आ जाएगा ना, तो 6 तो सबसे यानी कि जो अपने अलावा दूसरे टेबल्स में भी आ जाए, 4 6 9 8, ये सब कंपोजिट नंबर है जो अपने अलावा और टेबल्स में भी आते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट आपका 4 मिलेगा और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 मिलेगा, ठीक है। तो 2 और 4 का HCF निकालोगे तो 2 आंसर आएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है, ऑप्शन बी 8 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। इस लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो, तो जीरोस कैसे निकालते हैं? इस लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो। तो जीरो के इक्वल रखोगे, अगर आप AX प्लस बी के जीरो निकालने तो इसको जीरो के इक्वल रखो, तो AX से X निकालो। अब AX को यहीं रखो, B यहाँ कांस्टेंट है, इधर भेज दो -B, फिर X निकालना है तो A जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो जब भी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो निकालना है तो उसको जीरो के इक्वल रखो और से X निकालो। तो ये आ गया -B/A। ऑप्शन ए डी इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या है? -B/A, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रियल नंबर होगा कि होल नंबर होगा? तो देखो जो रेशनल नंबर होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, होल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैं अगर बोलूँ 2/5 है ना, 2/5, तो ये तो एक रेशनल नंबर भी है क्योंकि रेशनल नंबर P/Q फॉर्म में होता है। तो अगर 5 लेती हूँ तो देखो 5 नेचुरल नंबर है तो वो रेशनल नंबर भी है क्योंकि उसको अपॉन में 1 लिख सकते हैं। -5 लेती हूँ तो वो इंटीजर है तो उसके नीचे भी हम -1 लगा सकते हैं, ये भी एक रेशनल नंबर है। बट अगर कुछ ऐसा नंबर आ गया 2/5 तो ये तो हमारा इंटीजर्स में नहीं आता। इंटीजर्स में तो सिर्फ ये वाले नंबर दिखते हैं ना, -1 -2। तो मतलब जितने भी रेशनल नंबर या ये फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं वो भी तो आपके रेशनल नंबर होते हैं, बट वो इंटीजर्स में भी नहीं आते, नेचुरल में भी नहीं आते और आपके होल में भी नहीं आते। तो यानी कि ये किस में आते हैं? इंटीजर्स, ये आपके रियल नंबर में आते हैं। तो रेशनल नंबर में क्योंकि इंटीजर्स भी होते हैं इसलिए, सॉरी रेशनल नंबर में क्योंकि फ्रैक्शंस भी होते हैं तो इसलिए फ्रैक्शंस किस में होंगे? रियल नंबर में होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी क्या है? रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर भी तो फ्रैक्शंस से बनता है ना। रियल नंबर में वैसे तो रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, बट आपकी जब मैं रेशनल नंबर में फ्रैक्शन वाले नंबर की बात करूँगी तो ना तो वो नेचुरल में आएंगे, ना वो होल में आएंगे, ना इंटीजर्स में आएंगे। तो जो फ्रैक्शन वाले नंबर है वो तो रियल में आएंगे ना। तो यानी कि सारे रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं? रियल हो सकते हैं। सी ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन सी ए रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, फ्रेंड्स को भेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ द सेगमेंट APB। यहाँ पे आपको इसमें APB सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का नहीं निकालना, APB जो ये सेगमेंट बन रही है ये वाली सेगमेंट का एरिया निकालना। तो देखो सेगमेंट कैसे बनती है, सेगमेंट के लिए देखो ये पूरा OAB, अगर ये पूरा OAB देखो तो ये तो सेक्टर है ना। अब सेगमेंट ये APB कैसे आएगी? जब ये पूरे सेक्टर में से ये जो ट्राइंगल बन रहा होगा इसको माइनस करोगे तो सेगमेंट का एरिया कैसे आता है? पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल जो बन रहा होगा उसको माइनस करते हुए ट्राइंगल AOB बन रहा है ना। अब देखो इस ट्राइंगल AOB में आपको क्या दिख रहा है? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस रेडियस के इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। x मान लो इसको x और ये भी x और ये 60 दिया है तो ये x भी तो 60 आ जाएंगे क्योंकि 60 + x, ऐसे ये वाला ट्राइंगल जब भी बने ना और ये दो आइसोसलेस और एक एंगल 60 हो तो पक्का ये सारे एंगल 60 होते हैं।
तो ये आपको ट्रिक भी याद रखनी है। 180 में से 60 माइनस करो 120, तो एक्स आपका 60, यानी सारे एंगल 60 के आएंगे। तो ये अगर जब भी आपको दिखे ना सेंटर पे 6 जो ये रेडियस है, तो ये 60 के आएंगे। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में आप इक्विलेटरल वाला फॉर्मूला लगाओ। इक्विलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल है, सारे ट्राइंगल का नहीं होता, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है। तो √3/4 साइड की जगह यहाँ पे रेडियस रख लो, क्योंकि साइड तो रेडियस है ना इसकी, रेडियस स्क्वायर। और सेक्टर का एरिया तो सबको आता है πr² θ/360, है ना। अब r² दोनों में से आप बाहर ले सकते हो कॉमन, पाई थीटा बचेगा 360 बचेगा। थीटा आपका 60 है ना, एंगल कितना है 60 है, तो 60/360 कट जाएगा 6, तो π/6 माइनस √3/4, ये r² तो बाहर है। तो ये किस में? ऑप्शन सी में है ये वाला, π/6 माइनस √3/4 होना चाहिए। π/6 माइनस √3/4 ब्रैकेट r²। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी पे टिक किया है 11 क्वेश्चन का, कमेंट करके मुझे बताना। ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन x = 0 x = 5 हैज़। अब देखो ऐसे टाइप के दो क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो ये x वाला दिया हो, देखो इसको मैं अगर ग्राफ में दिखाऊं तो ग्राफ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी ट्रिक भी याद रखना है इसमें। देखो x = 0 का लाइन कहाँ से जाएगी? x = 0, x के 0 से होता हुआ बट y एक्सिस पे जाता है, क्योंकि जब भी x = समथिंग होता है ना, तो वो लाइन हमेशा या तो y एक्सिस पे होती है या y एक्सिस के पैरेलल होती है। जब भी आपको दिखे x = a, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो या अगर x = 0 ही दिख रहा है तो वो y एक्सिस पे होती है। ये पढ़ा होगा ना आपने, x = 0 का मतलब y एक्सिस होता है। तो अगर x = 0 का ग्राफ दिखाऊं तो वो y एक्सिस को ऐसे y एक्सिस से होता हुआ जाता है। ये x = 0 का ग्राफ है। उसके बाद x = 5 का ग्राफ x के 5 से ऐसे जाएगा, x के 5 से काटता हुआ। तो ये x = 5 है और ये a वाली लाइन x = 0 है। ठीक है, x = 0 की लाइन y एक्सिस से जाती है, याद रखना। और x = कहीं यहाँ पे x = 0 का मतलब x को एक्सिस से चले, x एक्सिस से नहीं जाएगी, कहीं ऐसे कर दो ये x = 0 नहीं, x = 0 का मतलब y एक्सिस से होते हुए जाती है लाइन। और x = 5 मतलब x के 5 से, ये x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस का x 5 ये 5 से ऐसे होते हुए जाती है। तो ये देखो पैरेलल जा रही है ना, ऐसे ही आपको समझ आ गया कि ये पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइन का मतलब नो सोल्यूशंस होता है। पैरेलल लाइन मतलब नो सोल्यूशन, क्योंकि कहीं मीट ही नहीं करेगी तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो जब भी आपको दिखे कि दो इक्वेशन में x = a है और x = b है, तो जब दोनों में x हो ना, तो हमेशा पैरेलल लाइंस होती है, याद रख लेना। ठीक है, और अगर x = a और y = b हो, इसका मतलब है x = a और y = b का मतलब है एक बार x के a से होते हुए जा रही है और एक बार y के b से होते हुए, y का b, तो यहाँ पे y के b से होते हुए। तो ऐसी लाइन जब भी x और y में हो क्वेश्चन, x = एंड y = में, तो वो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट में पहले x वाला पॉइंट लिखो फिर y वाला। तो यानी ये लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। कैसी होती है? जब भी x और y वाला होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, इंटरसेक्टिंग। और इसके जो पॉइंट होंगे, पहले x वाला पॉइंट आएगा बाद में y वाला आएगा। कभी कभी उल्टा दे देते हैं, y = a x = b, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बनेंगे? x पहले आएगा y बाद में। ये तो ये जब भी x y वाले x अलग हो y अलग हो, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। कैसी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग। बट अगर x = a y = b, नहीं, x = a और x = b ही हो, तब आपकी पैरेलल लाइंस होती है। कैसी लाइन होती है? पैरेलल लाइन। तब नो सोल्यूशन होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता। बट यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है तो कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, तो इसका सोल्यूशन निकालने का मतलब है x पहले y बाद में। ठीक है, समझ आ गया? तो जब x = और y = दिया होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मैनी यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा? यूनिक। और फिर वो पॉइंट बना के दिखाना होता है, पहले x वाला आएगा फिर बाद में y वाला आएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आगे से इस पर मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, किस किस को ये समझ आ गया कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मेरा पैरेलल लाइंस आएगी, आप बना के भी देख सकते हैं इसे। तो नो सोल्यूशन आएंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो नो सोल्यूशन, ए ऑप्शन इसका आंसर है। और अगर x = 2 होता और y = 5 होता तो फिर यूनिक सोल्यूशन होता। अगर x = 2 और यहाँ y = 5 होता
तो यूनिक सोल्यूशन होता। अभी फ़िलहाल इसका आंसर नो सोल्यूशन है, ए ऑप्शन आंसर है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 4p एंड 10 इज़ 5 यूनिट, p निकालना है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस इन 2 पॉइंट का निकालना नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है डिस्टेंस। तो 2 पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मैंने बार बार करा रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला x में से x वाला माइनस किया करो, फिर y में से y वाला माइनस करा करो उसका स्क्वायर, x में से x वाला माइनस उसका स्क्वायर, y में से y वाला माइनस उसका स्क्वायर, एंड फिर प्लस करके रूट लगा दिया करो। तो यहाँ पे जिस एंड देखो इन 2 पॉइंट्स पे लगाया ना, ये जो भी जिस पॉइंट में भी एंड लगाओ उनको तो आप ऐसे एंड्स में रखा करो, एक 4p और एक 10 है। और इन दोनों का डिस्टेंस आपको निकालना नहीं है, आपको दे रखा है, यानी ए बी जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 5। तो आपको ए बी के लिए पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, फिर 5 के इक्वल रखना है, ठीक है। हाँ, तो कैसे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले x, इसका ये x है और इसका भी ये x है, आगे वाला x होता है, इसका भी x है ये भी x है। तो x में से x वाला माइनस करो, 4 माइनस करो 1 और उसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इसमें y में से इसका y वाला माइनस करो, y वाला बाद में होता है, y में से y वाला माइनस, p में से 0 माइनस करो उसका होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाना है। इक्वल्स टू कितना है डिस्टेंस 5। अभी इस पर स्क्वायर रूट भी होता है डिस्टेंस फॉर्मूले में, तो ये स्क्वायर रूट को भी हटाना पड़ेगा आपको। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसमें से रूट हट जाएगा और यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। रूट में स्क्वायर करते हैं, रूट में स्क्वायरिंग करते हैं तो रूट हट जाता है और यहाँ स्क्वायर लग जाता है। अब यहाँ पे 4 माइनस 1 3 होता है ना, 4 में से 1 में गया 3, 3 का स्क्वायर। ऐसे p में से 0 माइनस करो, p आएगा। मान लो यहाँ p -2 होता, तब ये आप आइडेंटिटी खोलते p -2 का होल स्क्वायर की, ए का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2ab, तब प्रॉपर आइडेंटिटी खुलती है। अभी p में से 0 तो माइनस होकर p मिलेगा, p का स्क्वायर, तो यहाँ आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है। तो p का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 3 या 9, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, p स्क्वायर इक्वल टू 5 का 5 से मल्टीप्लाई 25, p स्क्वायर निकालना है तो ये 9 को वहाँ ले जाओ माइनस, ये माइनस करके 16 आ गया। अब स्क्वायर है तो यहाँ से p निकालना है मुझे, तो यहाँ से स्क्वायर हट के यहाँ रूट लग जाएगा। जब यहाँ p निकालना हो स्क्वायर लगाओ हो तो स्क्वायर को हटा के यहाँ रूट लग जाता है। तो 16 रूट कितना होता है 4, है ना। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, नहीं आता तो प्राइम फैक्टर कर लिया करो। 16 का स्क्वायर रूट, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, एक पे एक 2, ए 2 2 में से एक 2 बाहर, इस 2 2 में से एक 2 बाहर, तो 2 2 जा 4, ठीक है। तो ऐसे करके भी कर सकते हो। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, यानी पेयर में से एक एक बाहर निकाल देना है। तो p आ गया 4। वैसे तो आंसर रूट का प्लस माइनस दोनों में आना चाहिए, बट क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए हम प्लस में ही लेते हैं। डिस्टेंस को हमेशा प्लस में लेना चाहिए, समझ आ गया। हाँ, कोई कोऑर्डिनेट अगर कोई पॉइंट होता है यहाँ पे मिस, अच्छा एक मिनट, ये पॉइंट है ना p, कोई डिस्टेंस थोड़ी ना, तो ये प्लस माइनस दोनों में आएगा, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी। ये डिस्टेंस नहीं निकाला हमने, डिस्टेंस तो 5 था, ये हमने p पॉइंट निकाला है। तो रूट का आंसर ना प्लस माइनस दोनों में आता है, ये याद रखना। हाँ, अगर डिस्टेंस निकालना होता तो हम सिर्फ +4 कंसीडर करते, बट अभी तो हमें अंदर का पॉइंट निकालना ना, तो पॉइंट तो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। तो ऑप्शन +-4 वाला कोई ऑप्शन है, देखो यहाँ कितना क्लोज ऑप्शंस दे दिए ना। अब यहाँ मेरे को डिस्टेंस निकालना होता ना तो सिर्फ +4 आंसर आता, बट आपको ना p पॉइंट निकालना अंदर का कोई, तो ये दोनों में आएगा आंसर, क्योंकि स्क्वायर रूट ना जब खुलता है तो वो दोनों में आंसर देता है प्लस माइनस। तो इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा आंसर, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में। ये पॉइंट है आपका, डिस्टेंस नहीं निकालना, पॉइंट निकालना है, इसलिए प्लस माइनस दोनों में आएगा। ए ऑप्शन है इसका आंसर। किस किस बच्चे ने ए ऑप्शन पे टिक किया कमेंट करके बताना। मुझे लगा ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस तो दिया हुआ था आपको, ये पॉइंट पी निकालना था, इसलिए रूट का आंसर याद रखा करो, प्लस माइनस दोनों में आना चाहिए। बट ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लिया करो, रेडियस निकालनी है तो प्लस ही लेते हैं, डिस्टेंस निकालना है तब भी प्लस लेते हैं, बट आपको यहाँ रेडियस भी नहीं निकालनी, डिस्टेंस भी नहीं निकालना, एरिया भी नहीं निकालना, आपको तो सिर्फ पॉइंट है ना, पॉइंट तो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, तो इसलिए आंसर प्लस माइनस यानी ए ऑप्शन आंसर है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए पे टिक किया कमेंट करके बताइएगा। एंड ये आपका जो है एक तरह से मान लीजिए ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी है ये, ताकि आप प्री बोर्ड में वापस ये मिस्टेक्स ना करें, या जो बाद में CBSE बोर्ड होंगे, तो इसलिए कंसेप्ट भी समझिए अच्छी तरीके से। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स को।
शेयर कर देना एंड लाइक कर देना, और वीडियो में नए हो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो 14 क्वेश्चन देखेंगे। ग्राफिकली 7x माइनस वाई 5 है, 21x माइनस 3y 10 है, एंड बोला है कि रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर। अच्छा, ये दो लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग दो पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग कभी दो पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग होता है, तो ये तो गलत ही लिखा है। दो लाइन एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगी, ये तो बिल्कुल गलत है। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। पैरेलल, पैरेलल कोइंसिडेंट की इंटरसेक्टिंग, ये तो कंसीडर ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे को जब भी ऐसा चेक करना हो कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, मैं ना जो भी एक्स के कोफिशिएंट का रेशो, ऐसे वाई के कोफिशिएंट का रेशो और कांस्टेंट के रेशोज को निकाल के देखते हैं और फिर चेकिंग होती है। हाँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, चेकिंग करनी है कि इंटरसेक्टिंग है कैसी है लाइंस। तो देखो ये पहले तो ये देख लेना, एक्स के नीचे एक्स होना चाहिए, वाई के नीचे वाई होना चाहिए। कई बार ये एक्स वाला तो यहाँ होता है और वाई वाला यहाँ होता है, तो पहले से करेक्ट कर लेना, एक्स के नीचे एक्स होना चाहिए, वाई के नीचे वाई होना चाहिए। और कांस्टेंट ना या तो लेफ्ट साइड पे होने चाहिए दोनों कांस्टेंट, या दोनों कांस्टेंट राइट साइड पे होने चाहिए। ये ऐसा नहीं हो चाहिए कि एक लेफ्ट पे और एक राइट पे है, ये दोनों या तो राइट पे हो या दोनों लेफ्ट पे हो। तो राइट पे है दोनों, तो इनको यहीं रहने दो। हाँ, तो ये देखो इनके रेशो निकाल के देखो, ये इसका एक्स को नहीं लेना, सिर्फ इनके जो कॉफिशिएंट्स है 7 का 21 के साथ रेशो हो। इस वाई के साथ कुछ नहीं है तो 1 है इसके आगे, और 1 भी नहीं है, -1 है। इस वाई के आगे आपको कुछ दिख नहीं रहा है, बट ये माइनस और 1 भी है इसमें, तो -1 है। एंड इस वाई के साथ -3 है, माइनस भी लेना होता है, मैं बार बार कहती हूँ, तो माइनस भी लिया करो। एंड 5/10। अब देखो ये 1/3 आ रहा है, इसका माइनस से माइनस कट गया, ये भी 1/3 आ रहा है, बट ये 1/2 आ रहा है कैंसिल करके। तो इट मीन्स ये वाला तो इक्वल आ रहा है बट ये वाला नहीं आ रहा। तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल आ रहा है, बट C1/C2 के नॉट इक्वल है। तो इस टाइप की कंडीशन में पैरेलल लाइंस होती है। कैसी लाइन होती है, पैरेलल लाइन, या फिर आप कह सकते हो नो सोल्यूशन होता है, या फिर इनकंसिस्टेंट होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, इनकंसिस्टेंट के भी यही वाला होता है, या नो सोल्यूशन का या पैरेलल का। तो आपके ऑप्शन में पैरेलल है, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ऑप्शन बी पैरेलल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक 0 दिया हुआ है और आपको ना इसके अंदर जो भी के मिसिंग है वो निकालना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि एक 0 दिया हो और पॉलिनोमियल भी दिया हो और आपको इसके अंदर जो भी मिसिंग के है वो निकालना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में 1 0 का मतलब एक्स की वैल्यू होती है। तो ये एक्स की वैल्यू दी हुई है, और एक्स की वैल्यू का मतलब x² + 3x + k। देखो x अगर 0 है तो इसका मतलब मैंने बताया था कि x की वो वैल्यू जिससे px पे रखे, वो px किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो x की वो वैल्यू जिससे px 0 हो जाए उसे को 0 कहते हैं। तो ये एक्चुअल में x = 0 बोला है ना, तो ये x की वैल्यू है एक तरह से। और x की वैल्यू को जब मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर x में रखूँगी, जहाँ जहाँ x है, x² है तो 2 का स्क्वायर, ये 2 रखना है, 3x है तो x की जगह 2 रख दिया, फिर k। एंड ये पूरा px किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए, उसी को हम इसका 0 कहेंगे, ठीक है, या सोल्यूशन कहेंगे या रूट कहेंगे। तो यहाँ से अब ये पता चल जाएगा, k निकल जाएगा। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस k निकालना है, तो +10 है, वहाँ जाके -10 हो गया। तो -10 देख लो ऑप्शन कौन सा है, ये है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन 17 का आंसर ऑप्शन बी है। किस किसने करा है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCF LCM गिवन है। HCF देखो 9 है और LCM देखो ध्यान से देखा करो ऑर्डर पे, HCF पहले तो 9 है और LCM आपका 360 है। अब बोला है एक नंबर 45 है और दूसरा निकालना है। ये क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार कराया और बहुत सबसे इजी रहा है इसमें। तो जब भी HCF LCM दोनों दिए हो आपको और नंबर निकालने हो, या मतलब HCF LCM जब भी दोनों एक साथ या तो निकालने हो या दिए हो, तो आप ये फॉर्मूला लगा दिया करो, HCF LCM का प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो HCF पता है 9, LCM पता है 360, एक नंबर भी पता है, दूसरा नंबर आपको निकालना है। तो ये निकालना है ना, तो इसको यहाँ से यहाँ × है तो यहाँ आके डिवाइड कर दो,
ठीक है। तो यानी जिनमें से जो भी निकालना हो, जैसे ये निकालना हो तो एलसीएम को यहाँ जाके डिवाइड कर दो, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखा करो। तो सेकंड नंबर निकालना, ये निकालना ना, तो ये जो मल्टीप्लाई में ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा इनके। अब ये 9 से कट गया 5 पे और 5 से ये कट गया 72 पे, तो बी आपका 72 आ गया। ऑप्शन डी 72 किस किस बच्चे का आंसर आया है? ऑप्शन डी सही है इसका 18 क्वेश्चन का, ऑप्शन डी 72। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल 4:9, बट विल बी द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू दीज ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे देखो टू सिमिलर ट्राइंगल का किसका दिया हुआ है, साइड्स का रेशियो दिया हुआ है मेरे को, और मेरे को एरिया का रेशियो निकालना है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कौन सा करा दिया, सेवनटीन हो गया 18 हो गया। अच्छा पहले करा दिया था ना ये तो, 17 और 18। अच्छा पहले वो करा दिया, 15 16 देख लो। तो 15 16 क्या है, द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल 4:9। आपको एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखो एरिया का रेशियो निकालना है और ट्राइंगल सिमिलर है, तो कैसे निकलता है एरिया का रेशियो? इसके लिए आपको क्या करना है, अगर कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर है, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, ये दो ट्राइंगल मान लो सिमिलर है, तो इनके एरिया का रेशियो, जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के अगर सिमिलर है, सिमिलर करना तो आपको आता ही होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कर दिया करो, ये वाला इसके, ये वाला इसके, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल नहीं उनके रेशो, ये वाला इसके रेशो, ये वाला इसके रेशो और ये वाला इसके साथ अगर रेशो इक्वल आ रहा है तो एस सिमिलैरिटी हो जाती है। या फिर दो एंगल इक्वल हो, इसके दो एंगल इसके दो एंगल के इक्वल हो, या तीनों एंगल, दो एंगल इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली तीन भी इक्वल हो जाएंगे, या फिर दो साइड के रेशो और एक एंगल उनके बीच का, ये वाला, ये कॉन्ग्रेंसी के ये सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो उनकी जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनके स्क्वायर के बराबर होता है। ये कंडीशन होती है, याद रखना, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है, ये होता है। ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको 4x और एक 9x दी है और इसका स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर करो 16 और x का स्क्वायर करो 9 का स्क्वायर 81, x का स्क्वायर भी करो, सबका स्क्वायर करना है ना। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया 16:81 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी आंसर है इसका, क्वेश्चन 15 का आंसर ऑप्शन डी है। सिक्सटीन रेशो 81। नेक्स्ट देखिए, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय 0 0 1 0 एंड 0 1। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैंने इतनी बार करा रखा है। आपको ये तीन कोऑर्डिनेट्स ना जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें अरेंज कर लेना और इजीली आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। देखो कैसे, ये 0 0 तो ओरिजिन होता है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया मैंने। 1 0 कहाँ पे प्लॉट होगा, ये 1 एक्स पे नंबर है, वाई पे नहीं है। वाई पे जब नहीं होता तो वो एक्स के 1 पे, एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा ना, एक्स एक्सिस का पॉइंट है, क्योंकि एक्स पे दिया है बट वाई पे नहीं दिया, तो एक्स पे दिया है तो ये एक्स एक्सिस के 1 पे प्लॉट हो जाएगा। और ये 0 1 यानी ये एक्स पे 0 वाई पे 1 दिया है तो वाई के 1 पे ये नंबर प्लॉट हो जाएगा। अब ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है ना, इसका एरिया निकालना है आपको, है ना, इस वाले का। तो इस वाले का एरिया नहीं निकालना, पेरीमीटर निकालना है। अगर एरिया निकालना होता तब तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखो 0 से 1 1 है और हाइट भी 0 से 1 तो 1 है, तो अब तो एरिया तो हाफ आ जाता है, बट आपको एरिया नहीं निकालना, आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या, इन तीनों का टोटल, ये बाउंड्री का ए बी बी सी और ए सी, इन तीनों साइड्स का टोटल करना होता है। तो ए बी कितना है, देखो ए से बी 1 है, बी से सी भी 1 है, और ए सी कैसे निकालोगे, ए सी के लिए आप ना देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये ए सी ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच निकालना हो तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला तो सबको आता होगा। तो पी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √2 आ जाएगा, तो ये √2 आ जाएगा।
1 और 1 प्लस हो सकते हैं बट इसके साथ प्लस नहीं होंगे, तो ये 1 और 1 2 और √2 है, ऐसे ही रहेगा ये। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो पेरीमीटर जब भी कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो आपको इनकी बाउंड्रीज को लेना होता है और ये पाइथागोरस से ये निकाल लेना है, इसी √2 आएगा, तो ये 2 + √2, डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, 2 + √2। किस किस बच्चे ने ऑप्शन डी पे टिक किया है कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए अब 1920 देख लेते हैं। एजर्शन रीजंस है आपके। तो एजर्शन रीजन में पता है 4 स्टेटमेंट्स होती है, या तो दोनों सही होंगे एजर्शन रीजन और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, या फिर दोनों सही होंगे बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं होता, या फिर एजर्शन गलत सही है रीज़न गलत है, या फिर एजर्शन गलत है और रीज़न सही है। तो हमें देखना है, पहले हम इसके ट्रू फॉल्स चेक करेंगे, देन हम ऑप्शंस पे जाएंगे। सबसे पहले एजर्शन देखो, पॉइंट ये वाला जो है डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, इस वाली जो लाइन सेगमेंट इन 2 पॉइंट से बनी है, और ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, यानी ये पॉइंट तो अंदर आना चाहिए लाइन के, है ना। जो डिवाइड करता है वो लाइन के अंदर आना चाहिए और ये एंड्स में आएंगे, और ये रेशो ना 2:7 आना है, यानी कि आपको ना एजर्शन दिया है कि ये पॉइंट इस लाइन को इस रेशो में डिवाइड करता है। तो मुझे एक्चुअल में रेशो निकाल के देखना है कि ये आ भी रहा है, या इन्होंने तो दे दिया कि इतना आना चाहिए, बट मेरे को निकाल के चेक करना पड़ेगा कि आ भी रहा है कि नहीं। तो जब भी आपको एक लाइन में 2 पॉइंट दिया हो और अंदर का पॉइंट दिया हो, तो रेशो निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जिन 2 पॉइंट्स पे एंड लगा है, इस पेयर्स पे लगा है ना, तो एंड जिसमें एंड लगा होता है तो वो तो साइड में लिखने होते हैं एंड्स में, और जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट वो अंदर लिखना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, तो ये अंदर आ जाएगा। एंड जहाँ भी लगाओ वो पॉइंट तो ऐसे एंड्स में लिखने चाहिए, और जो डिवाइड कर रहा है वो अंदर आएगा। अब ये वैसे तो रेशियो तुमको क्वेश्चन में दे रखा है, बट मेरे को ना निकाल के देखना है कि उतना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि एजर्शन में निकाल के देखना पड़ेगा। तो जब रेशियो निकाल के देखना पड़ता है, तो मैं उस रेशियो को K/1 मान लूँगी, यानी जो M1 M2 होना चाहिए था उसकी जगह मैं K/1 ले लूँगी। जब भी रेशियो निकालना हो तो इसे लेट कर लेंगे K/1। ठीक है, ये जो एंड्स वाले पॉइंट होते हैं, एक x1 y1 होता है और ये वाला x2 y2 होता है, और जो अंदर पॉइंट होता है वो xy होता है। अब जब भी आपको रेशो निकालना है सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है। जब रेशो दिया हो या निकालना हो तो आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अंदर वाला x पॉइंट है ये कैसे निकलता है, इस m1 को तो x2 से मल्टीप्लाई करो, x निकालना है ना, तो m1 को x2 से मल्टीप्लाई करो और m2 को x1 से, m1 को x2 से, m2 को x1 से प्लस करो, और नीचे m1 + m2, तो ये x जो अंदर वाला है वो निकल जाता है। सेम ऐसे ये y निकल जाता है। y के लिए m1 को y2 से मल्टीप्लाई करो, m2 को y1 से, m1 को y2, m2 को y1 और m1 + m2। ठीक है, ये वाला। अब x तो मेरे को निकालना नहीं है, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी -1, x दे रखा है ना -1, एंड m1 k लिया है, एंड x2 कितना है, x2 6 है, एंड m2 1 लिया है मैंने, और x1 देखो, x1 क्या है, ये वाला है ना, x1 ये है, तो ये -3 है, एंड नीचे k+1, m1 k है और ये 1 है। अब ये चाहो तो आप यहाँ से निकाल लो, क्योंकि यहाँ से भी k के लिए सॉल्व हो सकता है। आप चाहो तो इसे यहाँ इन वैल्यू ऐसी यहाँ वाली वैल्यू भी रख दो, y की जगह 6 रख दो, y कितना है 6 है ना, और m1 क्या है, k है, y2 क्या है, y2 क्या है 10, y2 -8 है, मल्टीप्लाई होगा तो -8k हो जाएगा। m2 1 है और y1 कितना है 10 है, तो 10 1 जा 10 आ जाएगा, अपॉन में k+1। आप चाहो तो यहाँ से भी सॉल्व करके देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, बट मैंने एक जब टाइम ना हो, क्योंकि एज वो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो दोनों तरफ से ना सॉल्व करने का फ़ायदा नहीं है, आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो उसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा दो, ये क्रॉस कर दो, ये -1 k से भी मल्टीप्लाई होगा 1 से भी, तो -1 पहले k से मल्टीप्लाई -k हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस लगता है मल्टीप्लाई में तो लगेगा, -k +1 से होगा तो -1 आ जाएगा, एंड ये 1 से होगा एज इट इज़ आ जाएगा 6k, एंड 3 1 3 माइनस है ना, तो एक माइनस लगता है। अब k के लिए सॉल्व करो, 6k तो प्लस का, इस -k को उधर लेके गए, ये प्लस का हो गया, ये गया इधर, तो ये तो यहीं रहेगा, इसका साइन नहीं बदलेगा, क्योंकि ये गया है ना वहाँ पे, तो ये तो अपनी जगह पे है, तो ये यहाँ आएगा तो इसका साइन चेंज होगा +3। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है साइन, लेकिन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर ये है प्लस का, तो याद रखना आप ऐसे बोला करो, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है। माइनस प्लस माइनस होता है साइन नंबर बढ़ेगा, तो ये प्लस का लगा, और प्लस 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 कर दो 7k। अब k निकालना है, तो ये k के साथ जो है ना 7 वो डिवाइड में जाएगा, k के साथ 7 है, 2/7 मत लिखना, k के साथ 7 है ना, तो k निकालना है, तो ये 7 को हटाओ यहाँ से, तो 7 × में है तो डिवाइड में जाएगा,
तो 2/7 यानी 2:7। अब आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, तो ये रेशो 2:7 आएगा। तो यस, मेरे को यही दिया हुआ ना एजर्शन में कि ये पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, ये 2:7 इंटरनली डिवाइड करेगा। यस, ये प्लस में आ रहा है यानी कि ये इंटरनली डिवाइड करेगा। अगर ये माइनस में आ जाता तो ये एक्सटर्नली डिवाइड करता। तो यस, ये 2:7 ही आ रहा है। तो एजर्शन बिल्कुल ठीक है। एंड रीज़न को देखिए अगर, तो रीज़न कह रहा है इफ़ 3 पॉइंट ABC अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। यस, इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो रीज़न भी ठीक है। बट इस रीज़न का इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ये सेक्शन फॉर्मूला लिख दिया होता है, इस रीज़न वाले क्वेश्चन में ये सेक्शन फॉर्मूला लिख दिया होता है, तब ये रीज़न एक्सप्लेन कर रहा होता है इसको। बट अभी तो सिर्फ बस ट्रुथ बात बोलेगी ये इक्विलेटरल की कंडीशन, बट इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए एजर्शन रीज़न ठीक है बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन है। जब सिर्फ ठीक हो और एक्सप्लेनेशन, ये जो है रीज़न एक्सप्लेन ना कर रहा हो। एक्सप्लेन कब करता? जब ये सेक्शन फॉर्मूला लिख के दे देते, तब एक्सप्लेन होता। तो अभी ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। सिर्फ एजर्शन रीज़न ठीक है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20। द HCF ऑफ 2 नंबर 5 है एंड प्रोडक्ट 150 है। HCF क्या है? 2 नंबर का 5 और उनका प्रोडक्ट 150 है। इनका LCM निकालना है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब HCF भी दिया हो और LCM भी या तो निकालना हो या दिया हो, तो आप एक फॉर्मूला लोगे HCF इंटू LCM वाला। तो HCF इंटू LCM नंबर्स के प्रोडक्ट, या तो 2 नंबर अलग अलग लिखो या क्या पता प्रोडक्ट एक साथ दिया हो। तो HCF इंटू LCM किसके बराबर है? नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। अब आपको HCF 5 दिया है और प्रोडक्ट पूरा दिया हुआ है, अलग अलग A B नहीं दिए, तो पूरा प्रोडक्ट दिया। तो यानी इस पूरे की जगह मैंने 150 लिख दिया। प्रोडक्ट ही तो है पूरा A इंटू B, है ना। प्रोडक्ट दिया आपको, और आपको LCM ना वैसे तो दे रखा है इन्होंने, बट जब एजर्शन रीज़न हो तो मुझे LCM निकाल के देखना पड़ेगा कि LCM 40 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो फिर मैंने LCM निकाल के देखा, तो LCM निकालो तो LCM यही रहेगा। ये जो ये नंबर है LCM के साथ 5, ये यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 30 आ रहा है, जबकि ये 40 कह रहे हैं, है ना। मेरा कितना आ रहा है? ये आ रहा है 30। तो यानी एजर्शन गलत आ रहा है। एजर्शन क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। ये 30 आना चाहिए जबकि 40 बोल रहा है। एंड रीज़न को देखो, रीज़न ठीक है कि नहीं? हाँ, रीज़न बिल्कुल ठीक है। HCF इंटू LCM प्रोडक्ट के बराबर होता है। हाँ, अगर ये आंसर 30 बोलते ना, यहाँ पे 30 बोलते और ये भी लिखा होता, तो ये एजर्शन रीज़न ठीक भी होते और एक्सप्लेनेशन भी ठीक होता, तब आंसर A ऑप्शन आता, तब आता A। बट अभी क्योंकि यही गलत है, 40 नहीं आना चाहिए 30, तो इसलिए एजर्शन गलत है और रीज़न सही है। और जब इन दोनों में से कोई भी एक गलत या सही हो तो ऑप्शन C या D में से आएगा। तो एजर्शन गलत, रीज़न सही, D ऑप्शन होता है। देख लेना, एजर्शन गलत, रीज़न सही, D ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, तो पहले ट्रू फॉल्स लगा लिया करो, जब ये लग जाए तब ऑप्शन पे जाया करो। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। 20 MCQ क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। एंड वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। नेक्स्ट पार्ट इसका सेक्शन BCD नेक्स्ट पार्ट में कवर होगा। लाइक कम से कम 1000 लाइक हो ताकि जल्दी जल्दी आपके कंप्लीट हो जाए। एंड 20 क्वेश्चन में से मुझे कमेंट करके बताना कि कितने आपके ठीक है, 20 में से किसके कितने कितने ठीक है, ये सब कमेंट करके बताएंगे। और एग्ज़ाम कैसा गया, डिफ़िकल्ट था, हार्ड था, ये भी सब कमेंट करना। और इसे प्री बोर्ड के लिए भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। डिटेल सोल्यूशन है, कॉन्सेप्ट के साथ है, इसलिए इसको अच्छी तरह से प्री बोर्ड के लिए भी आप रिवाइज कर सकते हैं इन चैप्टर्स से जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। और साथ ही साथ CBSE बोर्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट ही हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत सारे PYQs हैं, उन्हें भी चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके नेक्स्ट पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, मिड टर्म की। तो आपको नहीं चेक कर लेना, लिंक मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके बचे हुए क्वेश्चन जो है सेक्शन B के, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सेक्शन B भी करेंगे, सेक्शन C भी करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे, विद कंसेप्ट होंगे, डिटेल सोल्यूशन होंगे, ताकि आपके प्री बोर्ड में भी हेल्प मिल सके। अगर अभी तक आपके ये कंसेप्ट का अच्छी तरह से नहीं आया, आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कंसेप्ट के साथ, ताकि कुछ भी वैल्यू चेंज होके भी आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाए। तो ये सेक्शन ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, सेक्शन BCD E। तो वीडियो को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना।
और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपके प्री बोर्ड की प्रैक्टिस हो सके, प्री बोर्ड की अच्छी तरह से रिवीजन हो सके, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड की अच्छी तरह से रिवीजन हो सके। तो इसलिए प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्ट है, इसलिए बार बार कहती हूँ। और सिर्फ देखना नहीं होता है, उसे खुद अपने आप प्रैक्टिस करना होता है नोटबुक और पेन के साथ। तो इसलिए इसको आपको सामने रजिस्टर रखना है, उसको खुद प्रैक्टिस कर करके देखना है। कहीं पे समझ ना आए तो आप फिर उसे पॉज से हटा के फिर उसे कंटिन्यू कीजिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके नेक्स्ट पार्ट को आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ही होगा।